नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम इतने टाइम से बात करते आ रहे थे हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, जहां पर हमने ये मान लिया था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब बात ये आती है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो ये कहीं से तो आया होगा। तो हमारे को इतना पता था कि जो आरएनए है वो डीएनए से पहले था। अब आरएनए में ऐसा क्या हुआ था या क्या एवोल्यूशन हुआ था कि डीएनए हुआ। बात अगर आती है यहाँ पर एवोल्यूशन की, मतलब आरएनए से पहले भी कुछ था, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ लाइफ तो कहीं से आया होगा। हमारे दिमाग में कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो लाइफ है वो आखिर आई कैसे। तो हम कितनी बार सोचते हैं कि भाई पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। अब आप बोलोगे कि अगर पहले अंडा आया तो हम बोलेंगे भाई मुर्गी आनी चाहिए जो अंडा देगी, और अगर मुर्गी आई तो मुर्गी कहाँ से आई। तो इस सवाल में हम कैसे घूमते रह जाते हैं, एक स्पाइरल में ही घूमते रह जाते हैं और हम किसी भी जवाब पर पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि कैसे हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई, तो हम बात करते हैं एक टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। किसकी बात करते हैं? एवोल्यूशन की बात करते हैं। और जब हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, एवोल्यूशन मतलब कि कैसे लाइफ फॉर्म चेंज हुआ है, कैसे जो लाइफ फॉर्म है वो चेंज हुआ है, कैसे लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई, कैसे हमारे पास में सिंगल सेल थे, फिर क्या हुए, मल्टी सेल्यूलर हुए, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये सारे सेल्स कैसे बने। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास क्या हुआ कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें हमारा चेंज कैसे आया, इसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ चेंज इन लाइफ फॉर्म्स को हम क्या बोलकर जाते हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलकर जाते हैं। क्या बोलकर जाते हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलकर जाते हैं। मतलब कि जो हमारे लाइफ फॉर्म्स हैं वो कैसे बदल रहे हैं, कैसे बदल के वो और एडवांस बन रहे हैं। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स से आए हैं। प्रोकैरियोट्स बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज सिंपल सेल्स थे, लेकिन यूकैरियोट्स कैसे हो गए? ऑर्गेनाइज भी हो गए। उनमें क्या थे? वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलीज भी थी, और वो काफ़ी सारे काम भी करते थे और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म भी बना कर जाते थे, है कि नहीं है? तो यहाँ पर बात आई कि कैसे प्रोकैरियोट ने एडवांसमेंट किया, उनमें क्या क्या चेंजेस आए, किस टाइम पे आए, इन्वायरमेंट ने कैसे उनको इन्फ्लुएंस किया, इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इतनी बात समझ आ रही है? तो जब हम अब एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में भी जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट कहाँ हुआ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अगर ओरिजिनेट हुआ वाटर के अंदर, कि हम बोलते हैं पानी में आया था, तो वो पानी कहाँ से आया? आ रही है बात समझ में? पानी कहाँ से आया? तो फिर हम बोलते हैं कि पानी तो अर्थ पे था, तो हम बोलेंगे कि अर्थ कहाँ से आई। यस और नो? कितनी बार आपने वो गेम खेला होगा जब आप पूछते जाते हो, हर जवाब पे आप क्वेश्चन पूछते हो, अच्छा ऐसा क्यों? फिर वो कहता है ऐसे इसलिए क्योंकि ऐसा हुआ, तो फिर आप पूछते हो ऐसा क्यों? तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पर हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाकर जा रहे हैं कि ये चीज कहाँ से आई, ये चीज कहाँ से आई, ये चीज कहाँ से आई। तो हमारे पास जो आंसर बचता है या जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है हमारे पास यूनिवर्स। क्या है हमारे पास में? यूनिवर्स है। एंड इस यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ है, जो हम कहते हैं ब्रह्मांड है हमारा, जो हमारा यूनिवर्स है, इसी के अंदर क्या है? हमारी गैलेक्सी है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स खुद 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। कैसा है? 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इतने साल पहले हमारा यूनिवर्स बना था। यूनिवर्स बना तो क्या था? इट वॉज अ स्पेस। ठीक है, इस स्पेस के अंदर हमारी क्या हुई थी? चीजें बनी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? यूनिवर्स जो था वो बहुत ही बड़ा था, दैट वॉज वास्ट एंड इट इज स्टिल वास्ट। आज भी क्या है? ये बहुत बड़ा है, बहुत बूढ़ा है, और इस यूनिवर्स में क्या है? बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। बहुत सारे क्या हैं? गैलेक्सीज हैं।
हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें हमारी अर्थ है? हमारी है यहाँ पर मिल्की वे। कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारे क्या है? हमारे प्लैनेट्स, और उन प्लैनेट्स में से एक हमारा प्लैनेट है जो कि क्या है? हमारा अर्थ। और अगर हम देखें कि इस यूनिवर्स की कंपैरिजन में हमारा अर्थ क्या है? हमारा अर्थ सिर्फ एक छोटा सा डॉट है, जिसको हम क्या बोलकर जाते हैं? जिसको हम बोलकर जाते हैं स्पेक। जिसको हम क्या बोलकर जाते हैं? स्पेक बोलकर जाते हैं। तो जो यूनिवर्स है वो क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है, वास्ट है, बहुत ओल्ड है। कितना ओल्ड है? 20 बिलियन साल ओल्ड है। और अगर हम कंपेयर करें हमारी अर्थ को, तो हमारी अर्थ एक छोटा सा क्या है? स्पेक है। यूनिवर्स के अंदर क्या है? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। जैसे हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सीज है, ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सी हैं। और गैलेक्सी के अंदर तो हमारा छोटा सा एक सोलर सिस्टम है। बिल्कुल, हमारा जो सन है और जो साथ में 8 प्लैनेट्स है, वो एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। ऐसे ना जाने कितने सारे सिस्टम्स होंगे। आ रही है बात समझ में? तो एक गैलेक्सी किस किस से मिलकर बनी होती है? गैलेक्सी बनी होती है स्टार्स से मिलकर, क्लाउड से मिलकर, डस्ट से मिलकर, बहुत सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, इन सब से मिलकर क्या बनती है? एक गैलेक्सी बनती है। और एक गैलेक्सी मतलब ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज के साथ में मिलकर क्या बनता है? एक यूनिवर्स बनता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है हमारे कि भाई जो ये गैलेक्सी है, इसमें हमारा कैसे ये प्लैनेट्स आए, कैसे ये गैलेक्सीज बनी, कैसा क्या हुआ? तो एक बिल्कुल अंधेरा, एकदम डार्क स्पेस है। क्या है? एक बिल्कुल डार्क स्पेस है। और उस डार्क स्पेस में क्या होता है? बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आ रही है बात समझ में? और उस एक्सप्लोजन में से बहुत सारे मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और बहुत सारे प्लैनेट्स और ये सब चीज़ें ऐसे निकल निकल के आते हैं, स्टोन ऑब्जेक्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई। इसको आप समझ सकते हो एक क्रैकर से। क्रैकर को जब आप बर्न करते हो तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है? आप क्या लगाते हो? उसको इग्नाइट करते हो, उस पर तीली लगाते हो, माचिस लगाते हो, आग लगाते हो। तो वो आग धीरे 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 इट एक्सपैंड्स एक्सपैंड्स एक्सपैंड्स, और उसके अंदर क्या होता है? उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड जब टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है, वो तो जो क्रैकर होता है वो बर्स्ट हो जाता है। तो वैसा ही एक्सप्लोजन कहाँ हुआ? हमारे यूनिवर्स में हुआ। और जब यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हुआ तो एक बहुत बड़ा क्लाउड ऑफ डस्ट, ऑफ स्टार्स, ऑफ स्टोन्स, प्लैनेट्स, मीटेरॉइड्स, ये सब निकले। एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। टेम्परेचर क्या था? बहुत ज़्यादा हाई था। अब जैसे ही धीरे 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 टेम्परेचर कम हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ? हमारे बहुत सारे क्या बन गए? कुछ प्लैनेट्स बन गए। ठीक है। जो स्टोन्स थे वो प्लैनेट्स बन गए, और प्लैनेट्स बनने से पहले हमारे पास जो थी काफ़ी सारी गैसेस थी, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगी। ठीक है। तो ये क्या हुआ? सबसे पहले तो बिग बैंग थ्योरी, जो अगर आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, और एक सीरीज़ भी आती है हमारी बिग बैंग थ्योरी की। अगर आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि इसी को ही माना जाता है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एंड इवेंचुअली क्या हुआ? बहुत सारे उसमें से चीज़ें बाहर निकल के आई। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आई था। धीरे धीरे क्या हुआ? टेम्परेचर लो डाउन होने लगा। टेम्परेचर क्या हुआ? कूल डाउन हुआ। टेम्परेचर कूल्ड डाउन। और जब टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो क्या हुआ? हमारी जो बहुत ज़्यादा गैसेस निकली थी, जो उस एक्सप्लोजन में गैसेस रिलीज हुई, तो गैसेस क्या हो गई? गैसेस कंडेंस हो गई। गैसेस क्या हो गई? गैसेस कंडेंस्ड हो गई। ठीक है। फिर यहाँ पर टेम्परेचर कूल डाउन होने की वजह से हमारे पास में हमारे बहुत दो इम्पॉर्टेंट गैसेस, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन किससे मिलके बना था? हाइड्रोजन प्रोटॉन से बना था। और जो हमारा क्या था? हीलियम था। जो हमारा क्या था? हीलियम था। वो हमारा किससे बना था? हमारा हीलियम बना था प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। किससे बना था? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बना था। इतनी बात समझ आ गई? किससे बना था? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बना था।
ठीक है। साथ ही में हमारे जब एक्सप्लोजन में से जो भी स्टोन्स निकले, एस्टेरॉइड्स निकले, मीटेरॉइड्स निकले, प्लैनेट्स निकले, तो वो सब भी बने यहाँ पर, प्लैनेट्स बने, एस्टेरॉइड्स बने, ठीक है, मीटियोर्स बने, ये सब चीजें भी बनी, राइट, ये सब चीजें भी बनी। एंड इन्हीं में से हमारा क्या निकला था, जो ये गैसेस निकली थी, तो एक बीच में थ्योरी और आई थी, अगर आपको याद हो, जिसको अगर आपने कभी सुना भी हो, जिसको बोला गया था नेब्यूला थ्योरी। क्या बोला गया था? नेब्यूला थ्योरी बोला गया था। क्या बोला गया था? नेब्यूला थ्योरी बोला गया था। अब इस नेब्यूला थ्योरी में क्या था कि जो गैसेस रिलीज हुई हैं बिग बैंग में से, उन्होंने क्या बना लिया, एक ऐसे डस्ट का, एक गैशियस डस्ट, गैस, इन सब का क्या बना लिया, एक ऐसे क्लाउड बना लिया। अब क्योंकि क्या हो रहा था, टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा था, जो टेम्परेचर हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, कम ही होएगा क्योंकि कोई इसको बढ़ा के रखने के लिए तो है ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंडेंस होने लगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पास पास आने लगते हैं, दे फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मैटर। तो ये सब कंडेंस होके क्या बना लिया, इसने पूरा कंडेंस होके बनाया हमारा सन। क्या बना लिया? सन का एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको इवेंचुअली क्या बोला गया, जिसको इवेंचुअली बोला गया सन। क्या बोला गया? सन बोला गया। ठीक है। अब सन ने अपनी क्या दी, रेज दी। सन ने अपनी क्या दी, रेज दी। एंड इन रेज में क्या प्रेजेंट थी, यूवी लाइट प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? यूवी लाइट प्रेजेंट थी। अभी तक हम बातें कर रहे थे कि हमारे पास यूनिवर्स, जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो हमारे पास काफी सारी गैसेस थी। काफी सारी क्या थी? गैसेस थी। और कौन कौन सी गैसेस होंगी? वही 4 हमारी गैसेस हैं। हमारे पास में क्या है? वाटर वेपर है। क्या है? वाटर वेपर है। वी हैव मीथेन, वी हैव अमोनिया, यस वी हैव अमोनिया, एंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। यही 4 गैसेस हमारे पास थी। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पर सन था, जो हमारे पास क्या था, सन था, ये सन ने क्या दी, अपनी यूवी रेज दी। क्या दी? अपनी यूवी रेज दी। एंड यूवी रेज होने के वजह से जो हमारे क्या थे, जो हमारे अमोनिया थे, जो हमारे क्या थे, अमोनिया था और हमारा मीथेन था, ये क्या हुए, ब्रेक डाउन हुए। अब इन यूवी रेज की वजह से क्या हुआ, जो हमारा वाटर है, क्या है, जो हमारा वाटर है, दैट ब्रोक डाउन, जो हमारा पानी है वो टूट गया। एंड पानी टूट के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अब हाइड्रोजन जो है वो क्या है, धोखेबाज निकली, और हाइड्रोजन लाइट होने की वजह से क्या हो गई, एस्केप हो गई। लाइट होने की वजह से क्या हो गई, एस्केप हो गई, क्योंकि जो हाइड्रोजन थी वो कैसी थी, लाइट थी वेट में। लेकिन पीछे कौन बच गया, ऑक्सीजन बच गया। अब जो ये ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने मीथेन के साथ में और अमोनिया के साथ में रिएक्ट किया। मीथेन के साथ में और अमोनिया के साथ में रिएक्ट किया, और इसने फिर से क्या बना लिया, वाटर बना लिया, जो कि वेपर में था। क्यों वेपर में था? क्योंकि अभी भी टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन वाटर वेपर, वाटर गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म पे आ जाए इतना कम नहीं हुआ था। ठीक है। तो अभी भी क्या था, वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट था। साथ ही में इसने और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लिया और बहुत सारी अदर गैसेस भी बना ली, बहुत सारी अदर गैसेस भी बना ली। अब हमने बात करी थी कि भाई अर्थ के ऊपर पानी था और पानी में ही हमारी क्या थी, लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई थी। इतनी बात हमें सबको पता है, मूवीज देखते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो हमें पता है कि पानी में ही हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो सवाल हमारा ये उठा था कि पानी कहाँ से आया, और पानी था अर्थ पे। तो अर्थ तो हमने देख ली कि कहाँ से आई, बिग बैंग थ्योरी से आई, एक्सप्लोजन से आई, प्लैनेट्स बने, सब कुछ बने। ठीक है। अब हमारे पास में ये जो गैसेस थी, जो सरफेस के ऊपर थी और जो कंडेंस हो रही थी धीरे धीरे, उन्होंने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, और बहुत सारे क्या बना लिए, बहुत सारे दूसरे गैसेस बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है। साथ में वाटर वेपर भी बनाया। अब क्या हुआ, अब हमारे पास में क्या है, ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी क्या है, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है। ये क्या है हमारी, दिस इज आवर
अर्थ, और अर्थ के ऊपर अभी क्या है, यहाँ पर मान लो ऐसा कि ये वाटर वेपर है, क्या है, वाटर वेपर है। नाउ अब अर्थ में हमने क्या बोला था कि अर्थ है तो भाई अर्थ में कुछ गड्ढे भी होंगे, ऐसे क्या होंगे, कुछ गड्ढे भी होंगे, डिप्रेशंस होंगे, क्या होंगे, ये डिप्रेशंस है, क्या है, ये डिप्रेशंस है, गड्ढे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाटर वेपर है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, तो ये जो वाटर वेपर है ये क्या करेगी, ये वाटर वेपर क्या होने लगेगी, कंडेंस होने लगेगी, क्या होएगा, जो वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेशन बना लेगा, रेन बना लेगा, और ये वाटर वेपर किस फॉर्म में फॉल डाउन होएगी, रेन के फॉर्म में फॉल डाउन होएगी, किस फॉर्म में फॉल डाउन होएगी, रेन के फॉर्म में, और रेन का जो वाटर है वो इन डिप्रेशंस में भर जाएगा, डिप्रेशंस में भर जाएगा, एंड दिस विल क्रिएट ओशंस, दिस विल क्रिएट ओशंस, ये क्या बना लेंगे, ओशंस, सीज, ये ऐसे वाटर बॉडीज बना लेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा हमारा ये क्या बना है, अर्थ के ऊपर पानी आया है, अर्थ के ऊपर क्या आया है, पानी आया है। तो ये तो बात समझ आ गई कि भाई अर्थ कैसे बनी और कहाँ से बनी और कैसे उसके ऊपर पानी आया, उसका एटमॉस्फेयर पहले कैसा था, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूसिंग था, ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें समझ आई। फिर धीरे धीरे कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग हुआ। क्यों ऑक्सीडाइजिंग हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन अलग आई हमारे पास में। पहले हमारे पास में क्या था, रिड्यूसिंग था, इट वॉज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, येस और नो, इट वॉज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। फिर जब सन आया, सन की यूवी रेज से हमारा वाटर टूटा, तो फिर ये क्या बढ़ने लग गया, ऑक्सीजन बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, है ना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो हमारे पास में वाटर आ गया, क्योंकि वाटर वेपर क्या हुआ, कंडेंस हो गया। तो अब हमारे पास में लाइफ ओरिजिनेट होने के बहुत बड़े चांसेस आ गए हैं। जब भी आपको पता चला हो कि भाई मून पे क्या मिला है, लाइफ मिली है, मतलब पानी मिला है, मार्स पे पानी मिला है, पानी मिलना मतलब लाइफ होने का एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज वाटर इज लाइफ, यस और नो, मानते हो ना। चलो ठीक है, तो फिर हमारे पास अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में बिग बैंग थ्योरी आई। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। एक बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद से यूनिवर्स सिर्फ बढ़ता ही चला गया, एक्सपैंड होता चला गया, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, हाइड्रोजन बनी, हीलियम बनी हमारी, और दूसरी जो गैसेस थी, हमने 4 गैसेस के बारे में बात करी, वाटर वेपर, दैट इज वाटर इन गैसियस फॉर्म, हमारा मीथेन, हमारा अमोनिया एंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसा एटमॉस्फेयर हो गया, ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो गया, एंड जो हमारी गैलेक्सीज थी वो बनने लग गई थी। आ रही है बात समझ में? तो जो हमारा आज का हम सोलर सिस्टम देखते हैं, हमारी जो गैलेक्सी देखते हैं, दैट इज सपोज्ड टू बी फॉर्म अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब उसमें जो अर्थ बनी थी हमारी, दैट वाज सपोज्ड टू बी फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इतनी बात समझ में आ रही है? एंड अर्थ के ऊपर क्या नहीं था, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। जो आज हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, कोई भी एटमॉस्फेयर बना हुआ नहीं था। इतनी बात समझ में आ गई? एटमॉस्फेयर हमारा कैसे बना, जो मोल्टन मास था वो क्या रिलीज कर रही थी, गैसेस रिलीज कर रही थी, रिड्यूसिंग हमारा एटमॉस्फेयर था। क्या क्या गैसेस थी हमारे पास में, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे जब ये सारे गैसेस थी और सन बना, सन कब बना था, वो नेब्यूलर हाइपोथेसिस से, वहां पे सन बना था, और सन की यूवी रेज की वजह से जो वाटर था दैट ब्रोक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने किसके साथ में रिएक्ट किया, इस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ में रिएक्ट करके क्या क्या बनाया, मतलब अमोनिया ने अलग रिएक्ट किया तो भी ये बने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड्स। मीथेन ने किसके साथ में रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, तो क्या बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और अदर कंपाउंड्स बने। अब ये वाटर क्या हुआ, धीरे धीरे कूल डाउन हो गया, और किसकी तरह फॉल डाउन हुआ, इसका एज रेन फॉल डाउन हुआ। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, यस और नो, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने अपने ही खुद के साथ भी रिएक्शन किया, अपने ही खुद के साथ में भी रिएक्शन किया, और इसने क्या बना लिया, ओजोन बना लिया।
और इस ओजोन ने हमारा क्या बनाया, अर्थ के चारों तरफ की, ये क्या है, हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के चारों तरफ हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई। क्या बनाई, अर्थ के चारों तरफ ओजोन की क्या बन गई, एक लेयर बन गई। एंड धीरे धीरे हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या बनता गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनता गया। क्या बनता गया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनता गया। क्या बनता गया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। तो बात समझ में आ रही है, बहुत बड़ी कहानी इन वेरी शॉर्ट, राइट। अब अर्थ के ऊपर पानी भी आ गया था, अर्थ के ऊपर क्या आ गया था, पानी भी आ गया था। हमारे पास में हम कहाँ पहुंचे थे, हाइड्रोजन हीलियम बना। हमने क्या बोला था कि वाटर ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। यस, हाइड्रोजन एस्केप कर गई, धोखा देके भाग गई, राइट। एंड कौन रह गया पीछे, हमारा ऑक्सीजन रह गया था। ऑक्सीजन ने बाकियों के साथ में रिएक्ट करके तो क्या बना लिया, वाटर बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और ऑक्सीजन ने खुद के साथ रिएक्ट करके अभी हमने क्या बनाया, ओजोन बनाया। जब तो अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा था, वाटर वेपर भी कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो रेन की तरह फॉल होगा, और रेन की तरह फॉल होगा तो हमारे क्या फॉर्म होंगे, ओशंस फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, ओशंस फॉर्म होंगे। ओशंस कैसे फॉर्म होंगे, रेन फॉल हो रही है, अर्थ की सरफेस पे गड्ढे बने हुए हैं, उसमें जाके पानी खूब सारा भर गया है, एंड दैट फॉर्म्ड ओशंस। आ रही है बात समझ में। अब ओशंस बन गए हैं तो लाइफ तो ओरिजिनेट हो ही जाएगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई जो हमारी अर्थ है दैट वाज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। आ रही है बात समझ में। सो 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इसमें क्या, जब हमारी अर्थ बनी और उसके बाद में क्या, और बाद में हमने बोला कि लाइफ अपीयर हो गई है, तो लाइफ कब अपीयर हुई, आज से 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ ओरिजिनेट हुई। आज से 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ ओरिजिनेट हुई है। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दैट लाइफ ओरिजिनेटेड 4 बिलियन ईयर्स बिफोर टुडे। आज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। अब हमने जब बोला कि लाइफ आ रही है, लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, तो फिर से वही बात आती है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऐसे थ्योरीज दिए अलग अलग तरह के कि भाई कोई भगवान आए होंगे, उन्होंने अर्थ को टच किया होगा, अर्थ पे आए होंगे भगवान, और उन्होंने क्या बना दिए होंगे, एक मैन बनाया, एक फीमेल बनाया, वुमेन बनाई, और उन्होंने अपनी आगे लाइफ स्टार्ट करी, ठीक है। इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कुछ साइंटिस्ट ने आके ऐसी थ्योरी दी। फिर आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि मतलब अपने आप ही कुछ ना कुछ जनरेट हो जाएगा, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग होगी और उससे ही अपने आप लाइफ आ जाएगी, ठीक है। फिर एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया मतलब कि बाहर से कोई मीटेरॉइड आएगा, बाहर से क्या आएगा, कोई मीटेरॉइड आएगा, और उस मीटेरॉइड के ऊपर लाइफ प्रेजेंट होगी इन फॉर्म ऑफ डॉर्मेंट फॉर्म्स, दैट इज स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है, हमारे डॉर्मेंट होते हैं, उस फॉर्म में हमारी लाइफ प्रेजेंट होगी, स्पोर्स के फॉर्म में, ठीक है। एंड वैसे ही वो आके हमारी अर्थ को स्ट्राइक किया होगा। ये मीटेरॉइड आया, इस मीटेरॉइड पे क्या प्रेजेंट है, लाइफ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, स्पोर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये आके हमारे अर्थ को हिट करके गया। मतलब लाइफ जो है ना, वो अर्थ कहीं से बाहर से आई थी, लेकिन वो वहां पे अलाइव नहीं थी। अर्थ पे आई, अर्थ पे पानी मिला और यहाँ पे फ्लरिश कर गई, तो अर्थ के ऊपर क्या हो गया, क्योंकि लाइफ फेवरिंग हमारे पास में कंडीशंस थी, तो यहाँ पे लाइफ बन गई। ऐसे भी एक थ्योरी आई थी। तो ऐसी काफ़ी सारी थ्योरी आई, जिसमें से हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें गॉड आए थे और गॉड ने क्या बनाया, एक मैन बनाया जिसका नाम था एडम। जिसका नाम क्या था, एडम। एक वुमेन बनाई जिसका नाम क्या था, ईव। एडम एंड ईव हम सब ने सुना हुआ है। और इन्होंने क्या चालू कर दी, ह्यूमन रेस आगे चालू कर दी। दूसरी एक हमारे पास थ्योरी आई यहाँ पर कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब अपने आप ही लाइफ ओरिजिनेट हो जाएगी, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक नॉन लिविंग मटेरियल है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसी से ही क्या ओरिजिनेट होएगी, इसी से ही लाइफ ओरिजिनेट होएगी।
ठीक है। एंड तीसरी थ्योरी हमारे पास में क्या आई थी? तीसरी थ्योरी हमारे पास में आई थी थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया। कौन सी आई थी? अभी जिसका हमने बात करी थी कि बाहर से एक मीटेरॉइड आया और मीटेरॉइड के ऊपर क्या थे? लाइफ थे इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स, और उसको आके अर्थ पे जब हिट किया तो अर्थ पे फेवरेबल कंडीशंस मिली, लाइफ फ्लरिश हो गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन तो बिल्कुल बेकार थी। ठीक है, कि कोई सुपर पावर है, कोई आएगी, कोई जादू होएगा और कोई एक आदमी एक औरत बन गया, तो इसको तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। इस पे साइंटिस्ट ने लगाया दिमाग। दिमाग लगाया तो साइंटिस्ट ने क्या किया? फिर एक्सपेरिमेंट किए। अब इसको गलत प्रूव करने के लिए इन सारी थ्योरीज को इवेंचुअली क्या कर दिया गया? गलत प्रूफ कर दिया गया। चाहे वो स्पेशल क्रिएशन हो, चाहे वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया हो, जो कि हमें बताती है कि जो लाइफ है वो कहीं बाहर से आई थी। एंड ऐसा बहुत सारे क्या ग्रीक थिंकर्स, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, वो आज भी ऐसा सोचते हैं कि जो पैंस्पर्मिया थी दैट इज स्टिल द फेवरेट आइडिया ऑफ मेनी एस्ट्रोनॉमर्स टिल टुडे, जो कि ये सोचते हैं कि जो लाइफ है वो किसी और प्लैनेट से हमारे अर्थ पे आई है। आ रही है बात समझ में? फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात आई कि भाई हमारे पास जो लाइफ है दैट केम आउट ऑफ डेड एंड डीकेइंग मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल, स्ट्रॉ से, मड से, डस्ट से हमारे पास में लाइफ आई। तो इसी को गलत प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? रेड्डी था। जिनका नाम क्या था? रेड्डी था। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा यहाँ पर। उन्होंने क्या किया? एक मीट का टुकड़ा लिया। क्या लिया? एक मीट का टुकड़ा लिया और उस मीट के टुकड़े को अच्छे से क्या किया? कुक कर दिया। अच्छे से क्या किया? कुक कर दिया। अब कुक करके इन्होंने उसको एक स्टरलाइज हुए हुए फ्लास्क में रखा। किस में रखा? स्टेरलाइज्ड हुए हुए फ्लास्क में। फिर एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट तो ये था। दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने मीट लिया, फुली कुक्ड लिया, और इन्होंने इसको किससे कवर कर दिया? गॉज से कवर कर दिया। मतलब कि एयर पास होने दी। क्या पास होने दी? एयर पास होने दी, लेकिन अंदर कोई भी जा नहीं पा रहा था। यहाँ पर तो उन्होंने सील पैक कर दिया, स्टरलाइज कर दिया कि कोई लाइफ फॉर्म पास ही ना हो सके, कोई एयर पास ही ना हो सके। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एयर पास होने दिया और यहाँ पर इन्होंने गॉज लगा दिया और यहाँ पर तो बिल्कुल खुला ही छोड़ दिया। तो जब इन्होंने यहाँ देखा तो इन्होंने देखा कि जो सील था, जो डब्बा हमारा सील था, जो फ्लास्क हमारा सील था यहाँ पर, वो क्या हुआ? उसमें यहाँ पर किसी भी तरह की देयर वाज नो लाइफ। देयर वाज नो लाइफ। आ रही है बात समझ में? और जो गॉज से कवर था उसके ऊपर उन्होंने देखा मीट के अंदर, फ्लास्क के अंदर देयर वाज नो लाइफ, बट फ्लास्क के बाहर जहां स्मेल आ रही है वहां पर उनको क्या मिले? वहां पर उनको मैगॉट्स मिले। क्या मिले? मैगॉट्स मिले। और जहां पर फ्लास्क ओपन था, मैगॉट्स अंदर आ सकते थे, वहां पर उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे मैगॉट्स उनको मिले। सो दिस एक्सप्लेन्ड दैट कि जो हमारा रेड्डी थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग से नहीं आई है। अगर नॉन लिविंग थिंग से आती तो फर्स्ट वाले फ्लास्क में आती ना। फर्स्ट वाले फ्लास्क में अगर नॉन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन सही है, प्रूव होती है, तो फर्स्ट वाले फ्लास्क में लाइफ आनी चाहिए थी। अगर लाइफ नॉन लिविंग थिंग से जनरेट हो रही है तो यहाँ पे लाइफ आनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ आई? लाइफ आई हमारे थर्ड फ्लास्क में। तो इससे क्या प्रूफ होता है? दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अगर पहले से हमारे पास में कोई लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है तभी हमारे पास में और लाइफ आएगी। फिर हमारे पास में यहाँ एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आ रही है बात समझ में? इन्होंने क्या लिया? इन्होंने प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क लिए। क्या लिए? इन्होंने ऐसे 2 फ्लास्क लिए। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये फ्लास्क लिए और इस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रॉथ डाला। क्या किया? इन्होंने ब्रॉथ लिया और इस ब्रॉथ को इन्होंने क्या किया? बहुत अच्छे से कुक कर लिया। क्या कर लिया? बहुत अच्छे से कुक कर लिया, ताकि इसमें कोई भी क्या हो? नो लाइफ हो। ठीक है। अब इन्होंने ऐसे इसको 2 नेक्स बनाए। क्या बनाया? इनके 2 नेक्स बनाए। एक इन्होंने फ्लास्क ऐसा लिया जिसके पास में बेंट नेक थी। क्या थी?
बेंट नेक थी। क्या थी उस फ्लास्क में? बेंट नेक थी, राइट। और एक में क्या थी? एक में ओपन नेक थी। आ रही है बात समझ में? तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ, जिसकी बेंट नेक थी और उसमें जो ये कुक्ड ब्रॉथ था, इसके अंदर क्या नहीं था? इसके अंदर देयर वाज नो लाइफ इवन आफ्टर डेज, नो लाइफ इवन आफ्टर डेज। बहुत दिनों के बाद भी देखा गया पर इसमें कोई लाइफ नजर नहीं आई। लेकिन यहाँ जिसमें नॉर्मली एयर जा पा रही थी, यहाँ पर क्या दिखने लग गई? पास्चर कुड सी लाइफ हियर, पास्चर कुड सी लाइफ हियर। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो फ्लास्क ओपन थे एयर को, जो फ्लास्क ओपन थे एयर को, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they were responsible for new living organisms, and this experiment completely dismissed the theory of spontaneous generation. इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो जिन फ्लास्क में हमारे पास में प्री स्टरलाइज ब्रॉथ में फ्लास्क थे, वहां पे लाइफ नहीं आई, लेकिन जो फ्लास्क ओपन थे एयर को, उनमें लाइफ आई। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में मेथोडोलॉजी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास में एक ब्रॉथ लिया गया फ्लास्क में, जिसको क्या किया गया? बॉईल किया गया, और जो भी पहले के प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको किल कर दिया गया। फिर ब्रॉथ कूल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में? एक बेंट ट्यूब वाला, बेंट नेक वाला क्या था? फ्लास्क था। और इसमें क्या देखा गया यहाँ पर कि जो कंडेंसिंग वाटर था, वो जो इकट्ठा हो रहा था, दैट वाज सीलिंग द माउथ ऑफ द फ्लास्क। तो यहाँ से क्या हो रहा था? यहाँ से कोई भी एयर नहीं पास हो पा रही थी, एंड देयर वाज नो पैसेज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रीच दिस ब्रॉथ। सो इवेंचुअली देयर वाज नो लाइफ जनरेशन सीन हियर। लेकिन जिसकी नेक को तोड़ दिया गया था, जहां पर आसानी से एयर आ पा रही थी, यहाँ पर लाइफ वॉज प्रेजेंट। देयर वर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्रॉथ। आ रही है बात समझ में? राइट। तो अब हम पास्चर के एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ पाए हैं कि जो लाइफ है वो पुरानी किसी लाइफ से ही आई है, मतलब कि देयर हैज टू बी अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तभी एक न्यू लाइफ जनरेट होगी। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए हमारे पास में दो साइंटिस्ट और आए और उन्होंने बोला कि हमारे पास यहाँ पर कुछ क्या होंगे? कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? लाइफ के ओरिजिनेट होने के लिए पहले से कोई क्या होने चाहिए? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जैसे कि आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीसैकेराइड्स हैं, राइट, एंड लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ये सब होना चाहिए। ये कौन कह के गए? ये दो साइंटिस्ट कह के गए, और वो कौन थे? ओपैरन और हैल्डेन थे, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ओपैरन और हेल्डेन के एरा से स्टार्ट हुआ कि कोई ना कोई तो क्या हुआ है? केमिकल बना है, जो कि क्या रहा है? नॉन लिविंग रहा है। और इस एरा को धीरे धीरे क्या बोला जाने लगा? इस एरा को बोला जाने लगा केमिकल एवोल्यूशन। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर क्या था? अभी हमारे पास में बिल्कुल ही रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। बात याद आ रही है कि हमारे पास में क्या था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर आपको याद हो तो हमने H2O के ऊपर क्या लगाई थी? यूवी रेज लगाई थी। क्या लगाई थी? यूवी रेज लगाई थी, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन हो गया था इनटू H2 एंड O2। आ रही है बात समझ में? और H2 तो हमारी क्या थी? H2 हमारे को धोखा देकर, बिट्रेयल करके, ये तो क्या हो गई? एस्केप हो गई, और पीछे किसको छोड़ गई? ऑक्सीजन को छोड़ गई अकेला। अब ऑक्सीजन को बहुत ही क्या फील हो रहा था? बहुत ही फोमो फील हो रहा था, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट फील हो रहा था। तो ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ने जाके दूसरी गैसेस के साथ में रिएक्ट कर लिया। अब ये कौन सी गैसेस थी यहाँ पर? ये थी हमारी मीथेन और ये थी हमारी अमोनिया। और इनसे रिएक्ट कर करके क्या बना लिया? फिर से वाटर बना लिया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और बहुत सारे अदर फॉर्म्स। अब तुम देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस तो हुई थी, ऑक्सीजन वाटर के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुई, हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो सकता था, होने की शुरुआत हुई थी,
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसने जाकर फोमो की वजह से उसने जाकर रिएक्ट कर लिया किसके साथ में, एग्जिस्टिंग गैस के साथ में, जो कि मोल्टन मासेस से निकल रही थी, और क्या बना लिया, वाटर बना लिया। वाटर बना लिया तो वाटर, क्योंकि अब टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा था, ये वाटर कैसा बना, वेपर फॉर्म में बना था। कैसे फॉर्म में बना था, वेपर फॉर्म में बना था। लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा था, टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा था, तो जो हमारा वाटर वेपर है वो रेन की तरह प्रेसिपिटेट हो गया था, और रेन से प्रेसिपिटेट होने से कहाँ फिल हो गया था, डिप्रेशंस में फिल हो गया था, जो अर्थ के गड्ढे थे उनमें फिल हो गया था, और क्या फॉर्म हो गए थे, ओशन फॉर्म हो गए थे। क्या फॉर्म हो गए थे, ओशंस फॉर्म हो गए थे। अब ओशंस में क्या था, ओशंस में बहुत सारा वाटर था। क्या था, बहुत सारा वाटर था, और हमने पढ़ा है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो कहीं ना कहीं वाटर में हुई है। मतलब इस वाटर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में बहुत सारे क्या थे, एटम्स थे। किस किस के एटम्स थे, नाइट्रोजन के एटम्स हैं हमारे पास में, अमोनिया है हमारे पास में, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास में, और क्या है, मीथेन है। इन सब के हमारे पास में क्या प्रेजेंट थे, वाटर के अंदर एटम्स प्रेजेंट थे। अब इन एटम्स ने पानी में क्या किया, इन एटम्स ने पानी में खुद के साथ ही इंटरैक्ट करके क्या बना लिया, एक नेक्स्ट लेवल बना लिया, जिसको हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल बोला। बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर गए और उन्होंने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। आ रही है बात समझ में, मॉलिक्यूल्स ने खुद के साथ में फिर से इंटरैक्ट करके क्या बना लिया, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लिया। क्या बना लिया, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लिया। अब पहले तो कैसे मॉलिक्यूल्स बने, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में पहले बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कैसे बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और फिर हमारे पास में इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से हमारे पास में क्या बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। कैसे बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। अब आप कहोगे कि मैम एटम्स इकट्ठा होकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल ने इकट्ठा होकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया, तो ये सब तो रिएक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से एनर्जी भी आनी चाहिए थी। तो एनर्जी आई ना, कहाँ से आई एनर्जी, एनर्जी का सोर्स कौन था, हमारा सन तो बन चुका था ना। तो सन क्या दे रहा था, सन अपनी सोलर रेडिएशन दे रहा था। यस और नो, सन क्या दे रहा था, सोलर रेडिएशन दे रहा था, साथ ही में यूवी रेज भी दे रहा था। और भाई एटमॉस्फेयर तो तैयार था, और एटमॉस्फेयर में और क्या हो रही थी, लाइटनिंग भी हो रही थी। क्या हो रही थी, लाइटनिंग भी हो रही थी, मतलब थंडर भी हो रही थी। तो थंडर भी क्या कर रही थी, इन रिएक्शंस को कैटेलाइज कर रही थी, एनर्जी दे रही थी, ताकि एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, जो कि पहले इनऑर्गेनिक बने और फिर ऑर्गेनिक बने। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि हमारे पास में क्या बना होगा, हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले हमारे पास में आरएनए बना था, राइट। आरएनए वाज द इनिशियली जेनेटिक मटेरियल, आरएनए बना, उसके बाद में हमारे पास में क्या बने, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने। क्या बने हमारे पास में, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने। यस और नो, राइट। और आरएनए किससे बना होगा, आरएनए जायज सी बात है कि शुगर से बना, और शुगर में कौन सी शुगर थी, राइबोज शुगर थी। ये सब पढ़ के आए हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, आ रहा है याद, ठीक है। तो हमारे पास में जो शुगर थी वो कौन सी थी, राइबोज शुगर थी, और साथ ही में हमारे पास क्या थे, नाइट्रोजीनस बेसिस थे, एडेनिन, प्यूरिन, गुआनिन, साइटोसिन। इनसे मिलके हमारा आरएनए बना। और एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारे तीन एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से, प्रोटीन्स हैं, यस, हमारे पास में क्या है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसैकेराइड्स। एनर्जी मॉलिक्यूल्स में क्या थे, पॉलीसैकेराइड्स थे, पॉलीसैकेराइड्स थे, फैट्स थे, लिपिड्स थे, ठीक है। एंड फैट्स एंड फैटी एसिड्स बन गए यहाँ पे, फैटी एसिड से ही बना होगा ना फैट्स, और ग्लिसरॉल था यहाँ पर, क्या था, ग्लिसरॉल था। ये सब किससे बने होंगे, प्रोटीन किससे बना होगा, प्रोटीन बना होगा अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड के एग्रीगेशन से। यस और नो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, जो ये एटम्स थे, जो ये क्या थे, एटम्स थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाए, पहले कुछ हमारे पास में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और फिर हमारे पास में क्या बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने।
और इस बनने के प्रोसीजर को हमने क्या बोला? केमिकल एवोल्यूशन बोला। क्या बोला? केमिकल एवोल्यूशन बोला। तो अब ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है उससे पहले क्या हुआ होगा? कोई ना कोई केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा जिससे कि एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल तो बना ही होगा। आ रही है बात समझ में? मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने होंगे। कहाँ से बने होंगे? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बने होंगे। आ रही है बात समझ में? क्यों बने होंगे? क्या जरूरत थी बनने की? टेम्परेचर हमारे पास में कैसा था? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। साथ ही में हमारे को वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे हमारे पास में, और हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो रिएक्शन तो होना बनता ही है, तो रिएक्शन तो होना बनता ही है। आ रही है बात समझ में? और इसी पूरे केमिकल एवोल्यूशन के फिनोमिना को एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, मिलर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में इसको रेप्लिकेट किया। क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट में इसको रेप्लिकेट किया और उन्होंने क्या किया? एक उन्होंने सेटअप बनाया जिसमें उन्होंने वही मीथेन जो हमारे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में थी, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, और उन्होंने साथ में क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया, और इन तीनों को क्या कराया? रिएक्ट कराया। एक चेंबर में इन्होंने क्या कराया? रिएक्ट कराया। और जैसे लाइटनिंग से, सोलर रेडिएशन से एनर्जी मिल रही थी, तो वहां पर इन्होंने उसकी जगह क्या दे दिया? स्पार्क का डिस्चार्ज दे दिया। क्या दे दिया? स्पार्क का डिस्चार्ज दे दिया। अब स्पार्क के डिस्चार्ज देने से उनको एनर्जी मिल गई। इन मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के साथ में रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके काफी सारे क्या बना लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिए। अब जो ये वाटर था, तो इस वाटर में क्या मिले? काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। और यहाँ पर मिलर ने क्या बोल दिया? मिलर ने बोला कि भाई ऐसा ही कुछ हुआ था कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, लाइटनिंग से एंड थंडर से, वॉल्केनिक इरप्शन से, हाई टेम्परेचर की वजह से, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की वजह से, सोलर रेडिएशंस की वजह से हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हुआ, एंड क्या बन गए? हमारे पास में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। तो ये मिलर कौन थे? ये स्टैनले मिलर थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, और उन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर 800 डिग्री सेल्सियस दिया। क्यों दिया उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि हमारे को हाई टेम्परेचर तो प्रोवाइड करना था। क्या करना था? हमारे को हाई टेम्परेचर तो प्रोवाइड करना था, वही था हमारा उस टाइम का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। साथ ही में उन्होंने रिड्यूसिंग टेम्परेचर दिया। क्या दिया? रिड्यूसिंग टेम्परेचर दिया। ये सब देने के बाद में उन्होंने देखा कि इस फ्लास्क में, जो ये क्या है? फ्लास्क था हमारा, इस फ्लास्क के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और उन्होंने देखा इसमें क्या बने हैं? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बने हैं। क्या बने हैं? अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड्स, ये सारी क्या बने हैं? कंपाउंड्स उनको बनते हुए नजर में आए। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स दूसरे साइंटिस्ट भी करेंगे। वो कहेंगे कि भाई हम क्यों पीछे रहे, हम भी क्या करेंगे? हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन्होंने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया और उनको भी सिमिलर चीजें मिली। किसी को शुगर्स मिले, किसी को नाइट्रोजन बेसेस मिले, किसी को पिगमेंट मिला, फैट्स मिला, ये सारी चीजें करी। फिर क्या हुआ? हमारे पास में, अगर आपको याद हो, एक और थ्योरी थी। कौन सी? पैंस्पर्मिया वाली थ्योरी थी, जिसमें क्या बोला था कि कहीं बाहर से लाइफ आई है, मीटियोराइट से लाइफ आई है। तो क्या करा गया? मीटेरॉइड का भी क्या कॉम्पोजिशन चेक किया गया। मीटेरॉइड में भी क्या मिले? उनको सिमिलर कंपाउंड्स मिले, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। किसमें मिले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? उनको मीटेरॉइड्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। तो यहाँ पर क्या हुआ? मतलब आप सोचो कि आपने कोई रिसर्च करी है और आपने कोई एक क्या लगाया है? अजम्पशन लगाया और रिसर्च करके उसको प्रूव भी किया है, और मान लो आपके पास में क्या है? मीटेरॉइड है, आपने उसका चेकअप किया और आपकी रिजल्ट प्रूव हो गई। ये तो वही हेंस प्रूव वाली बात हो गई ना कि भाई LHS इक्वल्स टू RHS, कि जो मिलर कह रहे थे वही मीटेरॉइड पे भी मिल गया उनको। तो काफी हद तक जो केमिकल एवोल्यूशन था वो सही डायरेक्शन में जा रहा था। हमारे जो साइंटिस्ट थे, ये लुइस पास्चर, स्टैनले मिलर और पैरन हेल्डन, ये सब जो कह रहे थे काफी हद तक सही डायरेक्शन में जा रहा था। बात सही है कि नहीं है? बात सही है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता पड़ पाया था कि फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ आया कहां से। क्योंकि देखो, हमारे पास में क्या था?
नॉन सेल्यूलर फॉर्म का तो हमारे को अंदाजा लग गया कि हमारे पास में यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहले बना होगा। तो ऐसा अजम्पशन लगाया गया कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये कहीं ना कहीं नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ के तरह प्रेजेंट होगा। नॉन सेल्यूलर क्यों बोल रहे हैं हम इसको? वाई आर वी कॉलिंग इट नॉन सेल्यूलर? क्योंकि अभी तक भी हम ये बता नहीं पाए हैं कि जो वो सेल्यूलर फॉर्म्स जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, क्या उनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की बाउंड्री थी जिससे कि प्रॉपर सेल बन पाए? नहीं, ठीक है, नहीं थी ना। और पेरेन और हेल्डन क्या बोल के गए कि भाई कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे, राइट। एंड हमारे मिलर ने क्या बोला? अमाइनो एसिड्स बन रहे थे। पर लेकिन क्या उन्होंने एक सेल का फॉर्म लिया? नहीं लिया, सेल का फॉर्म नहीं लिया क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं बनी थी यहाँ पे। सिर्फ ये बोला कि बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड जैसे। आ रही है बात समझ में? और ये भी एक अजम्पशन था कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो लाइफ का प्रिकर्सर होगा तो वो तभी लाइफ का प्रिकर्सर बन सकता है जब वो रेप्लिकेट करता हो। रेप्लिकेट करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये भी सोचा गया कि ये कोई ना कोई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक सिंगल सेल होगा। क्या होगा? सिंगल सेल होगा। एंड फिर हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि सबने सोचा कि लाइफ कहाँ बनी होगी? वाटर में बनी होगी। कहाँ बनी होगी? वाटर में बनी होगी। तभी तो मिलर ने क्या लिया था? वाटर लिया था, और वाटर में सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डाले थे और थंडर और लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक चार्ज दिया था इनकी जगह पे। यस और नो? तो सबसे पहले क्या हुआ? ये बोला गया कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी दैट स्लोली अरोज फ्रॉम द एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। एंड इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए और सबके एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी सिमिलर रिजल्ट आ रहा था, तो सबने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये केमिकल एवोल्यूशन हुआ ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में? देखो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया, रेडिएशन से कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स बने और फिर क्या बन गया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, प्रोटीन, फैट्स, हमारे आरएनए, यस और न्यूक्लिक एसिड्स। देखो क्या हुआ, जितनी भी हमने बातचीत करी पूरा उसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। आपके पास में क्या था? ओशन था, राइट। पूरा क्या था? ओशन था। ओशन में क्या था? वाटर था। ये क्या है आपके पास में? ये आपके पास में वाटर है। अब इस वाटर में आपके पास में क्या प्रेजेंट है? हमने क्या बोला कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देखो, अमोनिया प्रेजेंट है, साइनाइड प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, एंड आपका क्या प्रेजेंट है? मीथेन प्रेजेंट है यहाँ पर भी। इन्होंने हाई टेम्परेचर में लाइटिंग से, रेडिएशन से, सबसे मिलकर रिएक्ट कर कर क्या बना लिए? नाइट्रोजनस बेसिस बना लिए, प्यूरिन, पिरिमिडीन, शुगर बना लिया, अमाइनो एसिड्स बना लिए, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, जो फैटी लिपिड्स, फैटी एसिड्स बनाने में काम आएगा, फैटी एसिड्स बनाने में काम आएंगे। ये सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पर बन गए। ठीक है। अब इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? रिएक्शन किया और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, जिन्होंने इवेंचुअली क्या बनाया? डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम पूरी लड़ाई लड़के गए भाई, आरएनए वर्सेस डीएनए के बीच में। यस और नो? तो सबसे पहला क्या था हमारा जेनेटिक मटेरियल? आरएनए था। वो तो एवोल्यूशन ने किसको फेवर किया? डीएनए को फेवर किया। फिर हमारे पास में एनर्जी कैरियर थे, कोएंजाइम्स थे। एनर्जी कैरियर्स कौन होंगे? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स थे, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड लिपिड्स। एनर्जी सोर्सेस थे, फैट्स एंड लिपिड्स। यस और नो? जब हमारे पास में ये सब था तो हमारी बॉडी आज किससे चल रही है? हम किस पे जिंदा हैं? हम इन 4 मॉलिक्यूल्स पे तो जिंदा हैं। हमारा डीएनए है, हमारा आरएनए है, हमारे पास में प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, यस और नो, शुगर्स हैं। यही तो प्रोटीन हमारा क्या है? मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ऑफ द सेल्स। यस और नो? शुगर्स क्या है? लिपिड्स क्या है? हमारे मेजर एनर्जी सोर्सेज हैं। तो जब ये पूरा केमिकल एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दिस इज योर इंटायर केमिकल एवोल्यूशन। इसके बाद क्या होना था? इसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होना था। इसके बाद क्या होना था? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होना था। अब भाई बात यहाँ पर आ रही है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर एक थ्योरी आई कि हमारे पास कोई भी लिविंग फॉर्म आने से पहले एक नॉन लिविंग फॉर्म तो होगा। क्या होगा? एक नॉन लिविंग फॉर्म तो होगा। और इस नॉन लिविंग फॉर्म को उन्होंने नाम दिया प्रीबायोन्ट। क्या नाम दिया? प्रीबायोन्ट नाम दिया। प्रीबायोन्ट मतलब बायोलॉजिकल लाइफ
या मॉलिक्यूल के स्टार्ट होने से पहले क्या बना है, प्रीबायोन्ट बना। अब इसके इन्होंने दो अजम्पशंस निकाले। क्या निकाले दो अजम्पशंस? कि एक तो या तो कुछ ऐसा होगा कि भाई एक वाटर फिल्म बना होगा चारों तरफ, क्योंकि हमने क्या बोला कि लाइफ जो भी है, अगर किसी मॉलिक्यूल को लाइफ मॉलिक्यूल का प्रिकर्सर बनना है तो पहले तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, पहले तो उस मॉलिक्यूल को क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। हम क्या क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये सब करने के लिए बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं, और इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, कॉन्स्टेंटली खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वैसे ही कोई भी अगर हमारा मॉलिक्यूल होगा तो उसको क्या चाहिए होगा, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। और क्या हम और हमारा एनवायरनमेंट अलग है? बिल्कुल अलग है। यस और नो? हमारी एक अलग एंटिटी है, एनवायरनमेंट अपनी अलग एक एंटिटी है। तो हमारे को क्या चाहिए, आइसोलेशन भी चाहिए। मतलब कि एक चारों तरफ एक सेल अभी बनने वाला है, हम तो पूरे मल्टी सेल्यूलर है, अभी तो सिर्फ एक सेल बनने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सेल बनने की बात हो रही है। तो सेल को तो अलग करना पड़ेगा ना एनवायरनमेंट से, तभी तो वो एक एंटिटी बनेगा। फिर वो उसके पास में एनर्जी भी होना चाहिए, ग्रो भी करना चाहिए, और एक हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, हमारे जैसे और बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो प्रीबायोन्ट मॉलिक्यूल करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे दो अजम्पशंस लगाए। क्या लगाए उन्होंने, यहाँ पर ऐसे दो अजम्पशंस लगाए कि या तो क्या होगा, एक कोई बॉडी होगी, एक क्या होगी हमारे पास में यहाँ पे एक बॉडी होगी, एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर क्या होंगे, जिसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे शुगर्स भी होंगे, ठीक है, आरएनए डीएनए भी होगा, फैट्स भी होंगे, एंड क्या होंगे, प्रोटीन्स ये भी होंगे। एंड इसको सराउंड करती हुई, इनको सराउंड करती हुई एक क्या है, वाटर फिल्म की मेम्ब्रेन होगी, वाटर मॉलिक्यूल की मेम्ब्रेन होगी। पर देखा गया कि ये जो मॉलिक्यूल था ना, या ये जो स्ट्रक्चर था, ये ग्रो तो कर रहा था लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो एलिजिबिलिटी खत्म। एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रो करे, आइसोलेटेड हो, तो ग्रो भी कर रहा था, आइसोलेटेड भी था, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा था, आउट ऑफ क्वेश्चन। एक और यहां पर इन्होंने बोला, ठीक है, एक और इन्होंने यहां पर क्या अज्यूम किया, इन्होंने अज्यूम किया कि यहां पर एक कोई हमारे पास में स्ट्रक्चर है जिसके पास में डबल बाउंड्री है, जिसके पास में क्या है, डबल बाउंड्री है। इट इज अ डबल लेड बाउंड्री, डबल लेड बाउंड्री। और उन्होंने देखा कि ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ये जो सेल है ये ज्यादातर इसमें प्रोटीन्स हैं, एंड इसमें साथ में क्या है, आरएनए भी है, डीएनए भी है, पॉलीसैकेराइड्स भी हैं, फैट्स एंड लिपिड्स भी हैं। और उन्होंने क्या क्या देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, मूव भी करता है, मोबाइल भी है, राइट, एनर्जी में एटीपी यूज करता है। वाओ, मतलब बिल्कुल हमारे जैसा, या हमारा एक प्रिकर्सर, फर्स्ट सेल जो होना चाहिए। एंड साथ में ये रिप्रोड्यूस भी करता था। और कैसे रिप्रोड्यूस करता था, जैसे अपना आज का बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है ना, अपन बाइनरी फिजन कराते हैं, वैसे बिल्कुल रिप्रोड्यूस करता था। तो ये तो सेलेक्ट हो गया कि यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रीबायोन्ट है। मतलब एक नया सेल आया जो लिविंग सेल था, इसी को क्या बोल दिया उन्होंने, इसी को उन्होंने बोल दिया प्रीबायोन्ट, एंड दिस वाज कॉल्ड माइक्रोस्फीयर। दिस वाज कॉल्ड माइक्रोस्फीयर। आ रही है बात समझ में? अब हमारे पास में क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या हुआ, केमिकल एवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास में केमिकल एवोल्यूशन हुआ, और केमिकल एवोल्यूशन से हमारे पास में क्या बना, एक माइक्रोस्फीयर बना। क्या बना, एक माइक्रोस्फीयर बना। अब माइक्रोस्फीयर से हमारा आएगा फर्स्ट सेल। क्या आएगा, फर्स्ट सेल आएगा, और वो फर्स्ट सेल कौन होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। कौन होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। प्रोकैरियोट्स की भी अगर अपन ओरिजिनेशन की बात करें तो इनकी कुछ कहानी ऐसी है कि जो आपका वो ओशियन था, उसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स बने। तो उन सारे मॉलिक्यूल्स में से ये जो माइक्रोस्फीयर थे, इनमें से एक ने क्या करना स्टार्ट किया, एक ने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब खुद को मल्टीप्लाई कर रहे थे वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास में आए हेटेरोट्रॉफ्स, सिंगल सेल्ड हेटेरोट्रॉफ्स।
हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम कैसे सांस ले रहे हैं, हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं अभी ऑक्सीजन लेकर, कैसे ले रहे हैं? ऑक्सीजन लेकर सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन था ही नहीं, और साथ ही में क्या थे? बाहर बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो इस हेटेरोट्रॉफ ने दिमाग लगाया और सोचा कि ज्यादा मुझे क्या मिल रहा है, अभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो इन्हीं को ही फर्मेंट करके मैं क्या कर लेता हूँ? एनर्जी यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करता रहा, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, और अब क्या हो रहा था? टेम्परेचर भी कूल डाउन हो रहा था, टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या हो रहा था? कूल डाउन हो रहा था। तो और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन भी नहीं रहे थे, देयर वर नो मोर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो फिर इनसे इवॉल्व हुए ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना खुद बनाने लग गए, जो कि अपना खाना खुद बनाने लग गए। अब इन ऑटोट्रॉफ्स की भी अपनी अलग कहानी है कि अभी तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं था, अभी हमारे पास यहाँ पर कैसे आए? एनारोबिक ऑटोट्रॉफ्स आए, क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो ऑक्सीजन में कैसे रहते? एनारोबिक ऑटोट्रॉफ्स आए। फिर धीरे धीरे कौन इवॉल्व हुआ? कौन इवॉल्व हुआ यहाँ पर? ये जो हमारे पास में एनारोबिक ऑटोट्रॉफ्स थे, इनसे एरोबिक ऑटोट्रॉफ्स आए। एरोबिक ऑटोट्रॉफ्स क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आ गया था, वो फोटो ऑटोट्रॉफिज्म करने लगे। क्या करने लगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक थे वो, अपना खाना वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके, सनलाइट को यूज करके, क्लोरोफिल की मदद से बनाने लग गए। तो ये सब क्या थे? ये सब हमारा इंटायर क्या था? प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, इतना डीप स्टोरी में नहीं जाना है, हमारे को क्या करना है? प्रोकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स कौन कौन से? हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फिर हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए, एंड इन्हीं ने हमारा क्या बनाया? पहला प्रोकैरियोटिक सेल बनाया। माइक्रोस्फीयर से पहला प्रोकैरियोटिक सेल बना, और प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत लंबी चौड़ी कहानी चली, और फिर कौन आए? हमारे यूकैरियोट्स आए। कौन आए? हमारे यूकैरियोट्स आए, और उनसे मल्टी सेल्यूलर हमारे पास में कौन आ गए? ऑर्गेनिजम्स आ गए, और इनमें धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, एवोल्यूशन होता गया, और इस एवोल्यूशन से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। बात समझ में आ रही है? सो ये क्या है? ये पूरा हमारा इंटायर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है कि कैसे केमिकल एवोल्यूशन हुआ, केमिकल से एक माइक्रोस्फीयर बना, उसने ग्रो भी किया, रिप्रोड्यूस भी किया, एनर्जी भी यूज करी, एंड उसने पहले प्रोकैरियोट्स बनाए, फिर यूकैरियोट्स बनाए, और हम क्या हैं? हम यूकैरियोट्स हैं। हमसे अभी तक कोई एडवांस इंडिविजुअल तो नहीं आया ना। और प्लांट्स में क्या हुआ? प्लांट्स अपने यूकैरियोट्स में एडवांस इंडिविजुअल्स हैं। यस और नो? प्लांट्स में भी कौन है सबसे ज्यादा एडवांस? एंजियोस्पर्म्स, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। सब बेटा जुड़ा हुआ है, तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से लेकर तुम्हारे 12th में लास्ट चैप्टर तक एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो इसलिए पहले कब अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, चलो वापस आते हैं यहाँ पर। अब बात ये हुई कि भाई हम ये सब साइंटिस्ट सोच रहे थे, तो यहाँ पर ये बात हुई कि भाई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का क्या करें। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन तो बोल के गई थी कि भाई हमारे पास जो आज इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं वो तब भी ऐसे थे, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड एज सच। कोई आया, भगवान आए और भगवान ने उनको बना दिया, एंड तब भी डाइवर्सिटी थी, आज भी डाइवर्सिटी है, और कल भी डाइवर्सिटी रहेगी। ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के आइडियाज थे कि डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम, तब भी थी, सिंस क्रिएशन, जब क्रिएशन हुआ तब भी थी, और आज भी और कल भी रहेगी। अजम्पशंस, बिल्कुल अजम्पशंस। एंड जो अर्थ है ना, वो कुछ 4000 साल, 4000 ईयर्स ओल्ड है। ये ऐसा स्पेशल क्रिएशन कह के गई थी थ्योरी हमारी। लेकिन जब हमने पूरा केमिकल एवोल्यूशन देखा, फिर हमने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखा, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ अर्थ 4000 साल, 4000 ईयर्स ओल्ड थी? नहीं, उससे ज्यादा थी, उससे ज्यादा थी ओल्ड। और ऐसा तो है नहीं, जो हमने केमिकल एवोल्यूशन पढ़ा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पढ़ा, हमने देखा कि कैसे पहले तो एक केमिकल्स थे, उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर हमारे पास माइक्रोस्फीयर्स बने, फिर प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स। ये पॉइंट भी गलत हो गया, डाइवर्सिटी हमेशा सेम ही नहीं रह सकती, अर्थ 4000 साल पुरानी हो ही नहीं सकती। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई आके टपका के नहीं गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी में बने हैं भाई, देखा है हमने, यस और नो। तो ये सारे आइडियाज क्या हो गए? गलत हो गए। अब हमारे पास में हमारे सबसे फेवरेट साइंटिस्ट आए भाई, जो क्या देके गए थे? नेचुरल सिलेक्शन देके गए थे, हमारे चार्ल्स डार्विन।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाई अपनी शिप, उन्होंने बोला ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बहुत ज़्यादा क्या है, इट इज़ फ्यूटाइल, इट इज़ यूजलेस, कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा इससे सही। केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो हमारा आया है मिलर के एक्सपेरिमेंट से, उससे तो स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल ही उल्टी है, प्रूव ही नहीं कर रही है। यस और नो? क्योंकि साइंटिस्ट का दिमाग कैसा होता है, सब कुछ लॉजिकली सोचते हैं, सब कुछ प्रूफ पे बिलीव करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी शिप उठाई और उन्होंने बोला मैं तो अर्थ के क्या लगाऊंगा, राउंड्स लगाऊंगा। तो उन्होंने अपनी शिप HMS बीगल उठाई और वो निकल गए अपनी जर्नी के ऊपर, और 5 साल तक वो क्या करते रहे, वो 5 साल तक वर्ल्ड में घूमते ही रहे। आ रही है बात समझ में? तो क्या हुआ, हमारा ये वर्ल्ड बना ले हम, यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, हमारी ये अर्थ बना लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, हमारी चार्ल्स डार्विन की शिप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, शिप बना लेते हैं। और इसके ऊपर कौन थे, इसके ऊपर थे हमारे चार्ल्स डार्विन। कौन है ये, चार्ल्स डार्विन। अब ये चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, इन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा, इन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा, और कितने साल तक घूमते रहे, 5 ईयर्स तक वर्ल्ड घूमा। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने ये देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफी सेम है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे शेयर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, शेयर सिमिलैरिटीज। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शेयर करते हैं, सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। एंड सिमिलैरिटी उन्हीं के बीच में नहीं है कि शेर है तो शेर से ही सिमिलर है, लेकिन उन्होंने देखा कि आँख, नाक, कान, पैर, हाथ, ये सारे ऐसे फीचर्स क्या हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी हैं, बर्ड्स में भी हैं। कुछ ना कुछ एक उनको बेसिक क्या मिली, बेसिक उनको सिमिलैरिटीज मिली। तो उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं दे शेयर सिमिलैरिटीज, और बहुत डिग्रीज तक सिमिलर हैं वो। फिर उन्होंने बोला कि अमंग देमसेल्व्स, खुद में भी एंड दूसरे लाइफ फॉर्म्स के साथ भी, जो कि बहुत साल पहले हुआ करते थे, जिनके आज हमारे को फॉसिल्स मिल रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग हुआ करते थे, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम फॉसिल्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। सो अमंग देमसेल्व्स एंड विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, और आज वो है नहीं, आज वो है नहीं, तभी तो फॉसिल से हमारे को उनकी प्रेजेंस का पता चला है। यस और नो? तो यहाँ पर क्या हुआ गया, यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स दिए गए एवोल्यूशन के बारे में, कि जो लाइफ फॉर्म है उसमें धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है, और कोई भी पॉपुलेशन के अंदर क्या है, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशंस इन कैरेक्टरिस्टिक। उनका खाना अलग होगा, उनका पीना अलग होगा, उनका क्लाइमेट, टेम्परेचर, फूड, सारी चीज़ें अलग होगी, फिजिकल फैक्टर्स अलग होंगी। और इन फिजिकल फैक्टर्स में ही जो सरवाइव कर गया वो तो बच गया, और बच गया तो नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, और नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया तो वो ग्रो भी करा, और ग्रो करा तो उसने अपने बच्चे भी पैदा करे, मतलब रिप्रोड्यूस भी करा। तो वो आज हमारे को दिखेगा। लेकिन जो बदलते वक्त के साथ, चेंजिंग टाइम के साथ में कोप अप नहीं कर पाया, वो फिनिश हो गया, वो अनफिट हो गया, वो वहीं खत्म हो गई उसकी लाइफ। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, चाहे क्लाइमेट हो, टेम्परेचर हो, हमारा फूड हो, बहुत सारे और भी फिजिकल फैक्टर्स थे, जो लोग उनके साथ में कोप अप कर पाए, जो ऑर्गेनिजम्स, लोग नहीं ऑर्गेनिजम्स उनके साथ में कोप अप कर पाए, वो सरवाइव कर गए, दे वर एबल टू सरवाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस। और जो नहीं सरवाइव कर पाए वो क्या हो गए, आउटब्रीड हो गए, मतलब कि they were not favored, they were less endowed to survive under such natural conditions and they died, their species ended। और जो survive कर गए वो क्या कर गए, वो grow भी करे और उन्होंने reproduce भी किया, और वो आज भी हमारे को दिखाई देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कि जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस को सरवाइव कर गया, उसको डार्विन ने बोला फिटनेस्ट। क्या बोला उसको डार्विन ने बोला फिटनेस, मतलब कि जो सरवाइव कर गया वही क्या है, फिटेस्ट है। तो डार्विन क्या बोल के गए थे, एक स्टेटमेंट बोल के गए थे, सर्वाइवल
ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और फिट है ये कौन डिसाइड करके जाएगा? ये डिसाइड करके जाएगा नेचर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि नेचर ही तो हमारे को क्या दे रहा है, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है भाई। यस और नो? तो फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका क्लाइमेट, उसका फूड, उसका फिजिकल फैक्टर्स। यस और नो? एंड जो इंडिविजुअल्स सरवाइव कर गए, फिट थे एंड रिप्रोड्यूस कर पाए, ग्रो कर पाए आगे, वही क्या थे, वही आगे बढ़ पाए, वही इवॉल्व कर पाए। आ रही बात समझ में? अब मान लो आपको पता है कि भाई पेड़ लंबे हैं और मेरी गर्दन छोटी है। जिराफ वाला एग्जाम्पल सबने सुना है ना, कि जिराफ की कैसे नेक बड़ी हुई है, कि उन्होंने ऊपर ऊपर करके क्या पत्तियां खाने लगे, नीचे वाले पत्तियां तो दूसरे जानवर खाने लग गए, तो पत्तियां ऊपर चली गई। तो जिराफ ने अपनी एफर्ट मारा तो वो ऊपर तक पहुंचा, ऊपर वाली पत्तियां खाई उसने, तो उसकी नेक बड़ी हो गई। एवोल्यूशन हुआ ये। नेक बड़ी नहीं होती तो क्या जिराफ अपने को देखने को मिलता? तब नेक बड़ी हो गई तो जिराफ अपने को देखने को मिला। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो जो बेटर फिट इंडिविजुअल्स थे उन्होंने सरवाइव किया, दे वर सेलेक्टेड बाय द नेचर, दे सर्वाइव्ड मोर एंड दे लेफ्ट प्रोजेनीज, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया। बात समझ में आ रही है? और यही कुछ चीजें, यही कुछ कंक्लूजन्स दूसरे साइंटिस्ट भी देखे गए, जैसे कि हमारे अल्फ्रेड वॉलेस, उन्होंने भी मलय आर्पेलेगो में यही सेम चीजें ऑब्जर्व करी। ही ऑल्सो हैड सिमिलर कंक्लूजन्स अराउंड द सेम टाइम। और इनसे हमारे पास में बहुत सारे कंक्लूजन्स आए एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म के, कि भाई जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी दैट वाज रिजोल्यूटिंग अराउंड द बायोलॉजिकल हिस्ट्री। यस और नो? जो हमारा केमिकल एवोल्यूशन हुआ और जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हमें लग रहा है कि कब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हुआ, कब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ, कब कौन से ऑर्गेनिजम्स आए और कब कौन से ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए, ये सब हैंड इन हैंड जा रहा है। जब हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं था तब एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ्स आए, और जब ऑक्सीजन आने लग गया तो हमारे पास में क्या एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। यस और नो? साथ ही में जो हमारे एंसेस्टर्स थे दे वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ की हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाएं तो बहुत सारे पीरियड्स में, एपॉक्स में, एराज में हमारे एंसेस्टर्स हमारे को देखने को मिले। अगर हम ह्यूमन के एंसेस्टर्स भी देखते तो हमारा कैसे एप से ह्यूमन में एवोल्यूशन हुआ, जो ओल्ड मैन था वो कैसा था, आज का जो मैन है वो कैसा है। यस, होमो सेपियंस जो आज एडवांस मैन है वो भी तो कितने सारे एवोल्यूशनरी फॉर्म लेकर आया है। यस और नो? तो यहाँ पर क्या बात हुई कि भाई ऑल द एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर्स। हम सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। यस और नो? हमने जब 11th क्लास में हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हम में सब में कितनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। हम सब में जर्म लेयर्स हैं, हम सब में कोई ना कोई डाइजेशन का मैकेनिज्म है, कोई नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म है। यस और नो? ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि नहीं देखी थी? बात समझ में आ रही है? तो इन सब बातों से समझ में आया कि जो अर्थ है दैट इज नॉट 4000 years old, it is older. This concept was proven wrong and earth is billion of years old. कि ये जो इतना सारा एवोल्यूशन है ये कोई 3-4 हजार साल में ही हो जाएगा क्या? It will take a lot of time and that's why this was proven wrong, and proven that earth is very old, not only thousands of years but billion of years old. बात समझ में आ रही है? इतना सारा हमारे पास में क्या हुआ, केमिकल एवोल्यूशन का तो हमारे को एविडेंस मिल गया, लेकिन अब हमारे को कैसा एविडेंस चाहिए था? बायोलॉजिकल एविडेंस चाहिए था। और इन्हीं बायोलॉजिकल एविडेंस की हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा डिटेक्टिव वाली फीलिंग आ रही ना, कि जाके देखें पास्ट में कि कैसी हमारी अर्थ बनी थी, तो इसको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में विद द बायोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।